हेलो एंड वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस अगेन फ्रॉम द चैप्टर ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सो दोज हु आर फॉलोइंग फर्स्ट टाइम, I would like to suggest you to please make sure that you have already watched all the previous video related to this chapter's PYQ, and if you find any difficulties while finding that content, you can visit to the playlist which is created by me, and then you watch it first so that you get a better understanding before proceeding to this session. Now let's get straight to the first question of today's, and which asks you that define the term cutoff frequency. In photoelectric emission, the threshold frequency of metal is F. When the light of frequency 2F is incident on the metal plate, the maximum velocity of photoelectron is V1. When the frequency of incident radiation is increased to 5F, the maximum velocity of photoelectron is V2. Find the ratio of V1 and V2. दो डिफरेंट केसेस है और उनके केसेस में आपको क्या बताना है, पहले तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफाइन करना है और फिर रेशियोज बताना है μ1 और μ2 का। अच्छा, μ1 और μ2 होता है क्या, ये फ्रीक्वेंसी जो होती है ऑब्वियस सी बात है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, मोर और लेस ये थ्रेशोल्ड जैसा ही है। देखिए, इट इज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो फोटो एमिशन टेक प्लेस फ्रॉम अ फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल। अब मान लीजिए ना कि ये मेरे पास एक मेटल्स है और मेटल सरफेस के ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी कि कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो इसको प्रोवाइड कराओ, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, राइट। अब हम बात करने वाले हैं अपने इस न्यूमेरिकल की, जहाँ पे आपसे बोला हुआ है कि एक केस में तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू इन्होंने एफ बोली हुई है, ठीक है, और बोला हुआ है कि जब आप लाइट की फ्रीक्वेंसी यानी कि उसकी वैल्यू है 2F, वो इंसिडेंट कराते हो मेटल सरफेस पे, और दूसरे केस में आपसे बोला हुआ है कि जो फ्रीक्वेंसी आप इंसिडेंट करा रहे हो उसको इंक्रीज़ कर दिया 5F से, ठीक है। तो रेशियो बताना है μ1 और μ2 का। तो आइए समझते हैं, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे F क्यों लिखा, h म्यू होता है, बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को इन्होंने F के टर्म्स में लिखा है। कोई बात नहीं, ये हमारा वर्क फंक्शन को भी आप चाहें तो h म्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। h म्यू आप लिख सकते हैं और फिर म्यू को आप रिप्लेस कर दीजिए HF से। तो आप ध्यान से देखिए, पहले केस में क्या है, पहले केस में जो इंसिडेंट करा रहे हो आप वो है 2F, और ये वाली वो फ्रीक्वेंसी होती है जो कि आप इंसिडेंट कराते हो। तो इसकी वैल्यू हमने रिप्लेस कर दिया 2F से, ठीक है, बेसिकली 2 म्यू से रिप्लेस किया, फिर म्यू की जगह हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है 2F। चलिए मैं आपको और भी सिंप्लीफाई तरीके से बताता हूँ। देखिए, हमारे पास होता है E इज़ इक्वल्स टू एच म्यू, ठीक है। उसके बाद हमने रिप्लेसमेंट करनी है, किसकी रिप्लेसमेंट करनी है, देखिए E इज़ इक्वल टू एच म्यू की जगह हम लिख देंगे HF, ठीक है, क्योंकि उन्होंने F के टर्म्स में बोला हुआ है। अब F की जगह आप लिख सकते हैं चाहें तो 2F, क्योंकि जो आपने फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करानी है उसकी वैल्यू है 2F। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए E इज़ इक्वल्स टू 2F, राइट। समझ आई बात। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है 2HF, ठीक है। और बाकी वर्क फंक्शन की वैल्यू मैंने बताई थी h म्यू होती है, फिर उसको आप HF लिख सकते हैं। तो 2HF माइनस HF क्या निकल के आएगा, HF निकल के आएगा। सेकेंड केस में है 5HF, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेकेंड केस में आपने 5F यानी कि जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो ये दे रखी है, यहाँ पे आप रिप्लेस कर लीजिए, 5HF आ जाएगा और आपका वर्क फंक्शन तो सेम रहेगा। इसको माइनस कीजिएगा, 4HF आ जाएगा, राइट। ये लेफ्ट हैंड साइड तो डिवाइड हो जाएंगे और यहाँ से केवल μ1 और μ2 बचेगा, ठीक है, उनके स्क्वायर्स बचेंगे। और यहाँ पे राइट हैंड साइड को जब आप डिवाइड कीजिएगा यानी कि HF डिवाइडेड बाई 4HF, तो यहाँ पे HF से HF कट जाएगा, 1/4 बच जाएगा। फिर आप स्क्वायर्स को इधर भेज दीजिए और आपके पास रेशियो निकल के आएगा 1:2। बहुत बढ़िया सवाल था और ये इसका आंसर है। डिटेल आंसर नीचे दिया हुआ है, आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए एक बार जूम कर देता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो डी ब्रॉगली और इन सब से रिलेटेड है। जहाँ पे आपसे पूछा हुआ है, सबसे पहले तो हम ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन फोटो इलेक्ट्रिक effect which cannot be explained on the basis of wave theory of light but can be explained only using Einstein equation। यानी कि 3 आपको वो फीचर्स बताने हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने एक्सप्लेन नहीं किया था वेव थ्योरी के ऊपर, लेकिन आइंस्टाइन की इक्वेशन ने उसी बातों को एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन आर फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। देखिए, आइंस्टाइन की इक्वेशन से एक बात तो साबित हो गई थी कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट है, वो इस पर निर्भर नहीं रहती है कि इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, बल्कि आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होता है, ना कि इंटेंसिटी। तो ये भी हमें आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के थ्रू ही समझ आया। नेक्स्ट, बिलो अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी देयर इज़ नो फोटो एमिशन, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी के नीचे अगर आप लाइट के वैल्यू को यानी लाइट के फ्रीक्वेंसी को रखते हो तो फिर वो
एमिशन को पॉसिबल नहीं करा पाएंगे। मतलब क्या है इसका कि हर एक इलेक्ट्रॉन की, हर एक मेटल सरफेस पे मौजूद इलेक्ट्रॉन की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, उसके बिलो अगर आप अपने फोटोन की एनर्जी रखोगे तो एमिशन संभव नहीं है। लास्ट, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, और बहुत क्विक होते हैं। मतलब मान लीजिए कि मेटल सरफेस है, इस पर मौजूद ये इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही फोटोन यहाँ पे स्ट्राइक करेगा ये इलेक्ट्रॉन विद इन अ सेकेंड यहाँ से निकल जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होता है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ से बोला हुआ है स्टेट डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ये दिल्ली के अंदर 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की जब बात करेंगे तो आंसर ये है कि डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट एटॉमिक पार्टिकल ऑफ मैटर मूविंग विद अ गिवन वेलोसिटी, जिसको आप मोमेंटम भी आप समझ लीजिए, कैन डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज। यानी कि जब कभी भी कोई भी एक पार्टिकल किस वेलोसिटी के साथ मूव करने की कोशिश करता है तो वो वेव लाइक प्रॉपर्टी शो करता है, राइट। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है उतने डेप्थ में हमें नहीं जानना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉगली वेव लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी कि डी ब्रॉगली ने जिस वेव लेंथ के बारे में बात किया था ना, उसका रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ आपको डिपिक्ट करके दिखाना है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके वेवलेंथ के, एक इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा होता है उस दौरान जो भी वो फ्रीक्वेंसी या रेडिएशन रेडिएट करता है, तो जो उसकी वेवलेंथ निकल के आती है, साथ में जो काइनेटिक एनर्जी, उनका रिलेशन। आई होप आप बात समझ गए होंगे। तो ये रिलेशन कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पे देखिए, जैसे जैसे उसके वेवलेंथ में डिक्रीमेंट होती है, आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, अभी वेवलेंथ इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे वेवलेंथ में डिक्रीमेंट हो रहा है। जैसे जैसे वेवलेंथ में डिक्रीमेंट हो रहा है, आप काइनेटिक एनर्जी में देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब अच्छा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, देखिए मान लीजिए यहाँ पे वेवलेंथ जो है, तो वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो बहुत कम है। इस पॉइंट पे वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, इनफैक्ट जीरो हो गई, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर वेवलेंथ की वैल्यू जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है आपके पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और अगर आप वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम लेके चलिए तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी जो कि आपको इस एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है, उस समय काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी मिनिमम। तो आप देखिए कि वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का आपस में इन्वर्सली रिलेशन होता है। इसको मैं फॉर्मूले के अंदर भी समझा दूंगा आपको। चलिए बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। अभी शॉर्ट के अंदर एक और बचा हुआ है। वैसे देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ टू इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट। यानी कि आपके पास दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन जिनको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे आपने एक्सेलरेट कराया है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। एक को आपने 25 वोल्ट पर और एक को आपने 36 वोल्ट पे एक्सेलरेट कराने की कोशिश करी है। अब आपको इनके डी ब्रॉगली वेवलेंथ के रेशियोज बताने हैं आपको। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं पहले वाले को कितने पे आपने एक्सेलरेट कराया, तो पहले वाले को एक्सेलरेट कराया 25 वोल्ट पे और दूसरे वाले को 36 वोल्ट पे। इसको आप मेंशन कर लीजिए। लैम्डा की बात की जाती है तो लैम्डा का फॉर्मूला निकल के आता है 12.27 डिवाइडेड बाई √v। ये बात आपको मालूम है, राइट। और यहाँ पे v वो पोटेंशियल है जिस पर आपने एक्सेलरेट कराने की कोशिश करी है, तो पहले वाले को एज इट इज़ आपको पुट कर देना है, जो कि 25 होने वाला है, और दूसरे वाले के केस में होने वाला है 36। आप जब इनको पुट कर लीजिएगा तो यहाँ पे इनका रेशियो निकल के आ जाएगा। आप बहुत समझदार हैं। आप यहाँ पे देखिए, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाई v1 विच इज़ 25। v1 की वैल्यू यहाँ पे 25। अब जब लैम्डा 2 की बात करेंगे, अगेन 12.27 डिवाइडेड बाई v2 वो है 36। यहाँ पे देखिए 12.25 से ये 12.27 कट जाएगा, राइट। v1 और v2 और इधर लैम्डा 1 और लैम्डा 2, तो ये आपस में रेशियो में आ गए। और ये जब रेशियो में आएंगे तो v2 ऊपर हो जाएगा और v1 नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये 1/v1 और ये 1/v2 है। ये आ गया 36 डिवाइडेड बाई 25, जिनका अंडर रूट आप निकालिएगा तो आपको समझ आएगा 6 और 5 हो जाता है, ठीक है। तो इसका रेशियो हो गया 6:5, राइट। चलिए अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के, और ये इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जहाँ पे आपसे बोला हुआ है एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन है जिसको आपने एक्सेलरेट कराया सेम पोटेंशियल के साथ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो दोनों के डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो आपको बताना है। हम जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपसे कहा था, मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा जब मैं आपको ये ग्राफ समझा रहा था। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला निकल के आता है लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई √2mk, वेयर m and k स्टैंड्स फॉर, k का मतलब तो काइनेटिक एनर्जी हो गया और m का मतलब हो गया मास ऑफ जो भी पार्टिकल आपने यहाँ पे एक्सेलरेट कराने की कोशिश करी है, ठीक है। अब आंसर समझते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है, जैसा आपसे बोला हुआ था कि आप प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट कराओ, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है हम यहाँ पे u मान लेते हैं और चार्ज ऑन प्रोटॉन को e मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आप इस फॉर्मूले में, यानी कि जो पीछे आपका फॉर्मूला गया था ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे अगर वैल्यू रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे तो आपने मास को क्या माना है, मास को माना है u, तो यहाँ पे m की जगह आप u पुट कर दीजिए, और जो वैल्यू आपने मानी है काइनेटिक एनर्जी की वो मानी है आपने E, तो यहाँ पे आप एनर्जी की वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे कि आपने चार्ज माना है, चार्ज क्या माना था आपने, E माना था, तो जब आप वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा लैम्डा p इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाई
2uev, राइट। अच्छा ये ev कैसे आया ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। इतना तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई √2mk, ठीक है। मास आपने क्या माना, मास आप सभी ने माना था u, तो 2 अपनी जगह पे, ठीक है। m की जगह क्या हो गया, u हो गया। और काइनेटिक एनर्जी की जगह आप e इंटू में v लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला बन जाता है, आप चार्ज को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाती है। समझ गए इस बात को। इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल के केस में आपको पता है इसका जो मास होता है वो होता है 4 टाइम्स u, और जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे होता है 2 टाइम्स e, राइट। इस वैल्यू को आप रिप्लेस कराइए, तो जैसा मैंने आपसे बताया था कि चार्ज जो है उसके ऊपर है 2 टाइम्स e, तो यहाँ पे चार्ज की जगह 2e लिख लीजिएगा और मास की जगह आप 4u लिखिएगा। पहले से यहाँ पे 2 चल रहा था, 4 2 जा 8 बन जाएगा, ओवरऑल वैल्यू निकल के आएगी h डिवाइडेड बाई 16u ev, राइट। अब जब आप दोनों को डिवाइड कराइएगा तो इनका रेशियो जो है ये निकल के आता है, वो है 1 डिवाइडेड बाई 2 √2, तो ये इनका रेशियो निकल के आया था। अब आप इसको पॉज करके आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपके पास आंसर समझ आ जाएगा। स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए और आप इसके आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही था आज का डिस्कशन, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।